आप लोग आज कॉपी बुक लेकर बैठे रहे। जैसा कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि फर्स्ट वी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको पता है ये जो बनाया जाता है फॉर द ईयर इन डेट 31st 3, जो भी 20 के बाद जो भी डेट दिया हो आप लिखते हो, राइट। उसके अब आपको जैसा कि मालूम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, राइट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का रूल है कि जितने भी पैसे आएंगे हमारे पास उसे डेबिट और जो भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट, है ना। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिसिप्ट रुपीस और पेमेंट रुपीस, राइट। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट विल स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस लाइक टू बैलेंस डीबी, ओके। जैसा कि आप लोग को पता है क्लास 11 में आप लोग कैश बुक पढ़े हो, तो कैश बुक जैसा ही है तो टू बैलेंस बीडी लिखते हैं हम यहाँ, राइट। फिर उसके बाद जितना भी पैसा आता है वो रिसिप्ट होता है, वो सारा रिसिप्ट में लिखेंगे। तो रिसिप्ट मैंने जैसा कि बताया हुआ है कि दो प्रकार का रिसिप्ट होता है, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। ठीक इसी तरह पेमेंट होता है बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर or payment, and the second one is revenue expenditure, right. And last में we do balance, so balance CD, so balance CD आप टोटल आप ये करोगे, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और ये आपका बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक है, ओके। सो देखो स्टूडेंट, दिस इज व्हाट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। तो रिसिप्ट में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, राइट, टू बैलेंस बीडी, जितना भी कैपिटल रिसिप्ट है और जितना रेवेन्यू रिसिप्ट, तो जो भी रिसिप्ट है वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू हम रिसिप्ट में दिखाएंगे, एंड जितना भी पेमेंट है वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी रिकॉर्डिंग पेमेंट साइड, एंड लास्ट में बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन ये होता है कि रिसिप्ट और पेमेंट हमें बनाने के लिए भी अगर पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट, राइट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जैसे करंट ईयर है या जो भी ईयर का नाम दिया होगा अकॉर्डिंगली यू विल राइट। नाउ डेबिट साइड में रेपुटेशन के होगा मास सिद्धार्थ की डिजाइन है, यथार्थ की डिजाइन है, मानस पांडे भी जाना है, ध्यान से क्या करता है। क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। अगर कुछ नहीं बोला है तो बैंक हमेशा डेबिट बैलेंस एज्यूम करेंगे, क्रेडिट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्लियरली मेंशन किया गया होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बाय बैलेंस बीडी इधर लिखेंगे और कैश के लिए टू बैलेंस बीडी, जैसा कि कैश बुक में आप लिख देते थे, ठीक है। तो रेयर में आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। एंड देयर इज नो एनी प्लेस फॉर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन इनटू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी अगर हमने क्रेडिट पे परचेस किया, क्रेडिट पे सेल किया, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा
किसी को पैसा देना है, अभी हमने पेमेंट नहीं किया, बाद में करेंगे, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, किसी से पैसा लेना है बट अभी मिला नहीं है, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा जो पैसा मिल चुका है और जो हम पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर account. Okay, so this is what income and expenditure account. This is also prepared just like for the year ended, for the year ended 31st 3 20 and 21 है, तो आप लिखोगे whatever. So it is just like a profit and loss account. The nature of income and expenditure account is the nominal account, right? So this side will be writing expenditure and rupees, and in credit side will be writing income and rupees, right? So it is just replacement of the profit and loss account. Okay, so in income and expenditure account, in debit side it's a nominal account. As we know that the rule of nominal account is debit all expenses and losses and credit all income and gains, right? So debit में हम लोग expenses लिखते हैं और credit में income, right? So अब कौन सा expenses, which kind of expenses and which kind of income should be recorded into the income and expenditure account? So we know that there are two types of receipt and two types of expenditure. So which receipt and which expenditure should be recorded into the income and expenditure? Yesterday I have told you people, whatever the revenue receipt and revenue expenditure. So whatever the expenditure and income which are related to revenue will be recorded into the income expenditure. This means revenue expenditure will be recorded in income and expenditure account, expenditure side, and revenue receipt will be recorded in income and expenditure, income side. Okay, and now what about what about capital receipt and capital expenditure? So capital receipt and capital expenditure will be transferred to balance sheet, right? So balance sheet में हम लोग capital receipt और capital expenditure को record करेंगे. So अब आपको ये clear हो गया होगा कि we prepare income and expenditure account with the help of receipt and payment account. In receipt and payment account, capital and revenue receipt would be given and capital and revenue expenditure would be given. So we have to identify which one is revenue and which one is capital. So how to identify? So yesterday I have taught you people there are some features for the capital receipt and capital expenditure, right? See, one-time receipt or one-time payment, non-recurring nature, special purpose, benefit would be derived for more than 1 year will be capital and just reverse will be revenue. So that was the feature on which basis we can identify. But in not-for-profit organization, there is NGO, non-government organization, charitable organization. So there are some words, vocabulary, which we must know the meaning of that. Then we can identify the this one is capital and this one is revenue. Okay. So now this is clear to all of you how to prepare income expenditure account and how to prepare receipt and payment account. Now I am going to teach some vocabulary which will help you to identify revenue and capital item, right? Okay, so okay, students. So just now I'm going to erase this. I think you have understood. You can take the screenshot of it.
Okay, so now just I am going to explain some items which we record in not-for-profit organization, right? So you should note it down. First one is legacy. Legacy. Okay, everything would be given in the textbook. You will be writing definition from there. Here I will be explaining only the concept. Okay. So legacy क्या होता है? तो legacy just like a will. Will. Will it means वसीयत, bequeath. Okay. वसीयत. Are you getting? वसीयत यानी will जिसकी प्रॉपर्टी का जो अपना विल बनवाता है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद किसको देगा. ओके. सो देखो स्टूडेंट्स लेगेसी होता है क्या है. सपोज दैट आप लोग को पता होगा कि इस पूरे समाज में कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिसके पास बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, राइट. उनके पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी होती है और वो लोग करते क्या है, उनकी प्रॉपर्टी जो है ध्यान से समझना इसको. कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी काफी प्रॉपर्टी होती है लेकिन उनके आगे पीछे कोई नहीं होता. और ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो बड़ा दान धर्म में विश्वास रखते हैं और वो अक्सर चैरिटी या डोनेशन देते रहते हैं. ठीक है. तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपनी विल में यानी वसीयत में यह लिखवा जाता है कि उसके मरने के बाद आफ्टर हिज डेथ his property should be donated, must be donated, मतलब उसके विल में लिखा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी उस डोनेट कर दी जाए किसी ऐसी संस्था को जो ऐसे कामों में व्यस्त है, लाइक ऑर्फेनेज हो गया, ठीक है, अनाथालय वगैरह से हो गया, या कुछ कह सकते हो जैसे विधवा आश्रम हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, ठीक है. तो कुछ ऐसी जगह पर अपनी प्रॉपर्टी को दान देने के लिए अपनी वसीयत बनवाकर जाते हैं. तो आप बताओ कि अगर आप अकाउंटेंट हो, आप सभी लोग क्या हो, अकाउंटेंट हो, और किसी ऐसी एनजीओ के अकाउंटेंट हो जहां पर इस प्रकार का इनकम मिल रहा है. अगर किसी एनजीओ को लीगेसी के रूप में किसी की प्रॉपर्टी अगर मिली तो वो प्रॉपर्टी उस एनजीओ के लिए वन टाइम रिसिप्ट होगा या रिकरिंग नेचर का होगा. ऑब्वियसली वन टाइम होगा क्योंकि वो व्यक्ति अब एक ही बार मरेगा और अपनी प्रॉपर्टी वो देकर जा रहा है. सभी लोग तो आप लीगेसी के रूप में अपनी प्रॉपर्टी देते नहीं है. तो इस प्रकार का इनकम उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कैपिटल रिसिप्ट होगा क्योंकि ये वन टाइम मिलेगा और एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा. क्योंकि इतना बड़ा प्रॉपर्टी देगा तो 10-20 रुपए का तो देगा नहीं, ठीक है, लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी होगा तो ये एक ह्यूज अमाउंट होगा, वन टाइम उसको मिलेगा, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए होगा कि किसी खास काम के लिए देकर गया होगा. तो इस प्रकार का इनकम कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए. कहाँ दिखाना चाहिए? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ सेकंड, डोनेशन. डोनेशन. सो स्टूडेंट, डोनेशन का शाब्दिक अर्थ यानी कि आपको मालूम है लेटरल मीनिंग इसका दान होता है. तो दान तुम्हें देना नहीं, दान तुम्हें मिलेगा बिकॉज यू आर अकाउंटेंट ऑफ एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एज ए अकाउंटेंट आपको रिकॉर्ड करना है, सो आपको डोनेशन मिलेगा. सो डोनेशन जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है. डोनेशन टू टाइप्स के होते हैं. वन इज स्पेशल डोनेशन और सेकेंड वन इज जनरल डोनेशन. Okay. So what is the difference between special and general?
तो स्पेशल मीन्स द डोनेशन विल बी गिवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल डोनेशन. जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन मिला, तो इसका मेन पर्पस क्या है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ये पैसा जाएगा. ठीक है, तो ये स्पेशल डोनेशन हो गया. जैसे आप बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल आप देखो जिसमें भजन और कुछ ऐसा आश्रम से या कुछ कह सकते हो कि गौशाला वगैरह इस सब तरीके से जगह से लोग कुछ कथा वगैरह कहलवाते हैं और वहां पर लोग उनके अकाउंट में अलग अलग पर्पस के लिए डोनेट करते हैं. कोई बिल्डिंग निर्माण के लिए देता है, कोई गांव की सेवा के लिए देता है, इस तरीके से, है ना. तो जब किसी खास काम के लिए डोनेशन दिया जा रहा है तो वो स्पेशल डोनेशन होगा. उसका यूज हम किसी अदर फंक्शन में, अदर एक्टिविटीज में नहीं कर सकते हैं. तो यह स्पेशल डोनेशन हुआ. लाइक donation for building, donation for match fund, donation for tournament fund, donation for sports. ठीक है, तो इस तरीके का डोनेशन स्पेशल डोनेशन होता है. और जनरल डोनेशन जो नॉर्मली बस डोनेशन कोई भी जैसे अपने मन से बस दान दे दिया, उसका कोई पर्पस नहीं है कि किस काम में लगाओ, किसी काम में भी लगा सकते हो, तो ऐसे डोनेशन को जनरल डोनेशन कहते हैं. ठीक है, तो स्पेशल डोनेशन जैसा कि मैंने फीचर बताया था, स्पेशल डोनेशन नॉन रेकरिंग नेचर का होता है और स्पेशल वर्ड लग गया तो वो कैपिटलाइज्ड हो गया. तो कैपिटलाइज हो गया तो इसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे क्योंकि रिसिप्ट है. और जनरल डोनेशन जो है, तो जनरल डोनेशन में स्टूडेंट्स टू टाइप्स के डोनेशन होते हैं. एक होता है ऑफ स्मॉल अमाउंट, ठीक है, और दूसरा है ऑफ बिग अमाउंट. राइट, जो स्मॉल अमाउंट का होगा जनरली, वैसे तो जनरल डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए, बट समटाइम्स ह्यूज अमाउंट का अगर डोनेशन मिलता है तो ह्यूज अमाउंट यानी बिग अमाउंट का बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे और जो जनरल में स्मॉल अमाउंट होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अब इसको नोट कर लो यहां तक. Okay, Aditi, have you noted it? Yes. Okay, Asawari? Noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, just raise everyone hand who has noted. Raise hand only by emojis. Okay. Good. Sir, please again explain again. Which topic, beta? Sir, this small amount and big amount. So beta लिखा हुआ है यहाँ देखो. The general donation is a small amount, so will be shown in income and expenditure account in income side. If general donation is a big amount, will be recorded into the liability side of balance sheet. Okay? Done? Okay, next point. Life membership fee. So देखो स्टूडेंट्स, लाइफ मेंबरशिप फी जिसका मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क. आप देखते हो कि कुछ ऐसे भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब सभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट कोई भी, तो उसमें मेंबरशिप दो तरीके से लिया जाता है. एक नॉर्मल मेंबरशिप होता है ऑर्डिनरी, जो एडमिशन फीस मतलब देकर, एंट्रेंस फी देकर हम ज्वाइन कर सकते हैं, और एक होता है कि लाइफ मेंबरशिप फी बनते हैं, फी देते हैं. तो लाइफ मेंबरशिप फी देते हैं किस लिए, ताकि उस संस्था के आप लाइफ टाइम तक मेंबर बन सको. ठीक है, तो इसके लिए लाइफ मेंबरशिप फी का जो अमाउंट होता है वो बिग अमाउंट होता है. राइट, और स्पेशल पर्पस के लिए
आपको मिलेगा, मतलब आपकी संस्था है आपको मिलेगा, यहाँ पेमेंट नहीं करोगे, याद रखो। लाइफ मेंबरशिप फी आप कलेक्ट करोगे। तो लाइफ मेंबरशिप फी यानी मेंबरशिप फी एक होता है, एक लाइफ मेंबरशिप, तो लाइफ वर्ड लग गया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से स्पेशल हो गया, है ना। तो स्पेशल जब हो गया तो स्पेशल होना, और चूंकि लाइफ मेंबरशिप फी है तो ये बड़ा अमाउंट भी होगा, नॉन रिकरिंग का होगा, बार बार तो वो बंदा देगा नहीं लाइफ मेंबरशिप फी। तो ये एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट हुआ। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एनी लॉ इज देयर और पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन the life membership fee is to be treated as revenue, then we will record into the income and expenditure account. Otherwise, life membership fee always we record into the liability side of balance sheet, right? Sir, Next, endowment fund. Endowment fund, right? So beta endowment fund क्या होता है, तो endowment, endowed, it is given as a gift or bequest for some special purpose, ठीक है। तो जब कोई बंदा अपना एक प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा डोनेट करता है किसी संस्था को एज एंडाउमेंट के फॉर्म में, तो उस संस्था के लिए ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्यों? क्योंकि किसी खास काम के लिए एंडाउट किया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, उस पैसे का यूज हम सिर्फ उसी काम में लगा सकते हैं, किसी और काम में नहीं लगा सकते हैं। तो एंडाउमेंट फंड उस संस्था को मिलने वाली एक बड़ी अमाउंट होगी, स्पेशल पर्पस के लिए मिल रहा है, ठीक है, और वन टाइम है, तो इसलिए इसको हम कैपिटल इनकम मानेंगे। और कैपिटल इनकम जैसा कि आपको पता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है, राइट सर। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, राइट। सब्सक्रिप्शन यानी कि इट इज अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन, इट इज a small contribution by each member annually, ठीक है। तो सालाना यानी एनुअली या मंथली, क्वार्टरली यानी हर मंथ देंगे या साल भर में एक बार देंगे, तो ये हर एक मेंबर के द्वारा एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन किया जाता है जो फिक्स अमाउंट होता है। सो दिस इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है इस संस्था का। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है ये हमेशा मिलता है, उसके जितने भी मेंबर होते हैं हर साल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का इनकम जो होता है वो रिवेन्यू इनकम माना जाता है, ठीक है, और इससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। बट इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए। वन इज ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन, second one is special subscription, right? So बेटा आप लोग ध्यान रखो कि सब्सक्रिप्शन की बात किया जाए तो वो हमेशा ऑर्डिनरी ही हम लोग उसको एज्यूम करेंगे जब तक कि उसमें स्पेशल वर्ड लिखा ना हो। अगर लिखा है कि स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो ही हम स्पेशल एज्यूम करेंगे, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन। एंड ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन इट इज अ जनरल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखाएंगे, और स्पेशल सब्सक्रिप्शन जैसे स्पेशल वर्ड लगते ही वो कैपिटल हो जाता है, तो कैपिटल इनकम को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ऑलवेज ऑर्डिनरी एज्यूम करते हैं जब तक अनलेस इट इज रिटन स्पेशल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर स्पेशल वर्ड आ गया
तो वो आपका लायबिलिटी में दिखाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। स्क्रीनशॉट डन। हो गया। Sir, यस। sir, then what is the difference between uh, endowment fund and special donation? बेटा डोनेशन एंड इंडोमेंट फंड इज द कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पीपल फॉर सम स्पेशल पर्पस, ठीक है। देखो डोनेशन और फंड दोनों ही एक है। डोनेशन जैसे नाम लोग दे रहे हैं तो कह रहे हैं लोग दान दे रहे हैं, और इंडाउड एज ए गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। मैंने बताया ना कि दिस इज गिवन एज ए गिफ्ट, ओके। endowment fund is given as a gift for some special purpose. Getting this? Yes, sir. Okay. So screenshot taken. देखो हम चूंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग अलग करके बता रहे हैं एक चीज ताकि समझ में आए, क्योंकि फंड जो होता है, कोई भी फंड हो, एनी फंड बी शोन इन बैलेंस शीट, क्योंकि एक जनरल इनकम तो हर साल इनकम मिलता है, इनकम एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है, बट फंड जो है वो कलेक्शन करके रखा जाता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो फंड कोई भी हो, देखो फंड जो तुम्हारा है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट। टाइप्स होते हैं फंड के टाइप्स, देखा जाए बुक में अगर आप पढ़ोगी तो एक वन विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड सेकेंड वन इज अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड और जनरल फंड, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्टेड और जनरल को अलग अलग ना बताकर हम एक एक उसको स्पेशल और जनरल के रूप में हम बता रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। सो फंड हम 2 टाइप्स के बता रहे हैं, वन इज स्पेशल और सेकेंड वन इज जनरल, ठीक है। तो स्पेशल फंड का मतलब क्या होता है कि किसी खास काम के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए फंड मिल रहा है, वो सारे फंड स्पेशल यानी कि रिस्ट्रिक्टेड में आ जाएंगे। तो जो स्पेशल होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसका यूज किसी अदर एक्टिविटी में नहीं कर सकते, जिस पर्पस के लिए मिला है उसी पर्पस में हम यूज करेंगे, राइट। और जनरल फंड जो होता है वो कॉमन होता है। तो जनरल फंड का एक सिनोनिम्स भी है जिसको हम लोग कैपिटल फंड कहते हैं। जनरल फंड को हम लोग कैपिटल फंड कहते हैं, तो यानी जितना भी इनकम होता है वो सब कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाता है। तो अब रही बात स्पेशल फंड और जनरल फंड है, तो इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट कैसे होना है। तो जैसा कि पहले ऊपर मैंने बता दिया है कि कोई भी फंड, एनी फंड विल बी शोन इन बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, राइट, whether it is a special or general fund. अब now special fund, so income of this fund be added in the same fund, right, and expenses of this fund be minus
from the same fund. This means स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस दिया है तो अगर इनकम है तो उसी स्पेशल फंड में प्लस कर देंगे और एक्सपेंसेस जो उसी फंड से तो उसी स्पेशल फंड से माइनस करेंगे। तो जब फंड से ही प्लस और माइनस होना है तो इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि फंड कोई भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो जब फंड में ही प्लस माइनस करना है तो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे। अब रही बात जनरल फंड की, तो जनरल फंड नो डाउट बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन इसका जो इनकम और एक्सपेंसेस होगा तो जनरल फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगा वो जनरल इनकम एज्यूम किया जाएगा और जनरल फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को जनरल एक्सपेंसेस एज्यूम किया जाएगा, राइट। तो जो भी जनरल फंड से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस है उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ना कि फंड में ऐड और लेस करेंगे, ठीक है। सो इनकम of this fund be shown in income and expenditure account, income side, ठीक है। तो इनकम जनरल फंड से रिलेटेड इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे और एक्सपेंडिचर भी shown in income and expenditure account, but in expenditure side. So ये क्लियर हो गया कि स्पेशल फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को उसी स्पेशल फंड में एडलेस करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन जनरल फंड से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जनरल फंड में नहीं एडलेस करेंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे और जनरल फंड को सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। Noted? Yes, sir. Okay. एंट्रेंस फी या इसको हम लोग एडमिशन फी भी कह सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, सो एंट्रेंस फी देखो क्या है कि ये मेंबरशिप फी है। जनरली जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है संस्था को तो उसे मेंबरशिप फी देनी पड़ती है। तो इस प्रकार की मेंबरशिप फी या एंट्रेंस फी या एडमिशन फी भी कैन से सो क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, एक मिनट स्टूडेंट्स। यस, तो एंट्रेंस फी देखो दो अलग अलग अकाउंटेंट है। एक अकाउंटेंट कहते हैं कि एंट्रेंस फी एक संस्था को एक पर्सन से वन टाइम मिलता है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड हैज टू बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बट अदर अकाउंटेंट कहते हैं कि एवरी इयर्स मेनी मेंबर्स कम एंड मेनी मेंबर्स गो, बहुत सारे मेंबर ज्वाइन करते हैं, कुछ छोड़कर चले जाते हैं। सो इस प्रकार का इनकम रेकरिंग नेचर का है और इसे हमें रेवेन्यू इनकम मानना जाना चाहिए और हैंस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन इनकम साइड, राइट। सो नाउ we have to follow which one? We should follow any single concept. So if there is no information regarding capitalized of entrance fee, capitalization of entrance fee के बारे में नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो एंट्रेंस फी को जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हमें दिखाना चाहिए। बट अगर कह रहा है कि इफ इट इज टू बी capitalized
then be shown in बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो जब भी कभी किसी भी इनकम को कैपिटलाइज वर्ड अगर कह देता है करने को, तभी हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे, अदरवाइज वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। डन। तो आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंट्रेंस फी, now grant from local authority। सो देखो लोकल अथॉरिटी में समझते हो कि जैसे आपके आसपास के लोकल लेवल पे जो कुछ पावरफुल पर्सन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बोलो, ठीक है। तो जब हमारी एनजीओ है, तो हमारी एनजीओ में दान धर्म वाली संस्था में जब हम अक्सर कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह कराते हैं, तो हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं एज ए चीफ गेस्ट, और ये लोग हमारे यहाँ आते हैं, रिबन वगैरह कट करते हैं, इनको सम्मानित किया जाता है, फेलिसिटेशन करते हैं। और ये लोग भी क्या करते हैं कि कुछ ऐसी जगह पर जब जाते हैं तो अपनी इमेज गुडविल बनाने के लिए उस संस्था को कुछ डोनेट करके जाते हैं, कुछ पैसा या कुछ भी चीज ग्रांट के रूप में देकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रांट यानी इनकम है, ये उस संस्था को अक्सर मिला करता है, क्योंकि हर साल वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसा कराते रहते हैं जिसमें ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। तो इस प्रकार का इनकम रिकरिंग इनकम माना जाता है, और जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में रिकॉर्ड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग इतना नोट कर लो जितना आज हमने बताया, और इसको रिवाइज कर लोगे, आप याद कर लोगे, और जिसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे उसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो आज जितना मैंने पढ़ाया उतना आप पहले तैयार कर लो, आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और रेवेन्यू में क्या क्या है, राइट। तो इसको आप नोट कर लो, और प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप लोग। बुक में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे देखकर भी आप नोट्स बना सकते हो, राइट।